हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अशोका सिविल्स में। हम लोग आज पढ़ेंगे पॉलिटी का एक छोटा सा चैप्टर, राष्ट्रपति के बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, बताएंगे। उससे पहले हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेज स्टार्ट हो गए हैं। जिनको आगामी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, वनडे या शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी करना है, वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाएगा। आपका सिलेक्शन ही हमारा एकमात्र उद्देश्य रहेगा। आप हमसे जुड़िए और आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा है किसी एक प्लेटफॉर्म को पकड़ा जाए और वहाँ बेहतर ढंग से तैयारी किया जाए। आइए आज हम राष्ट्रपति के बारे में सारी बातों को समझते हैं एकदम आराम से। देखिए, राष्ट्रपति, हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 52, या पहले थोड़ा सा हम आपको बता दें, भारतीय संविधान में कुल 395 आर्टिकल्स हैं। ठीक, मतलब 395, या अगर आप कोई सी भी नई किताब खरीद कर लाएंगे तो उसमें लगभग 460 के आसपास बताता है या 470 के आसपास बताता है। वो आपको जानना नहीं। क्यों नहीं जानना है? क्योंकि ये 395 जो आर्टिकल्स हैं ना, इसके अंदर सब आर्टिकल्स जो हैं, जैसे सपोज दैट हम आर्टिकल नंबर 21 पढ़े तो 21 क है इसमें, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे सब आर्टिकल्स हैं। तो सब आर्टिकल्स को काउंट करके ना इसने संख्या को बढ़ा दिया है, 470 के आसपास कर दिया है। और इसमें कुल हमको 22 भागों में बांट के पढ़ना है। 22 भाग। नई किताब आप लेकर के आओगे तो उसमें कुल 25 भाग दिया है। क्यों? क्योंकि ये संख्या जब बढ़ी है तो इस भाग को इसने क्या किया, बढ़ा दिया है। तो ये हमको अभी जानना नहीं है, बस आप जानते रहिए। कुल 395 अनुच्छेद हैं और कुल 22 भागों में बांट करके हमको पढ़ना है, जिसमें 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। आपसे पूछ देगा कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। बाकी अनुसूचियों को संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। ये जब हम अनुसूचियां पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में, यानी कि संघ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रपति जो है वो संघ को रिप्रेजेंट करता है और संघ आता है भाग 5 में। यानी कि हम सीधे सीधे आज थोड़ी सी चर्चा भाग 5 की करेंगे संघ के बारे में, ठीक। जो ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक, एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल नंबर 52 के तहत कहा गया है। कभी किसी दिन आर्टिकल्स के बारे में सारे आर्टिकल्स हम बता देंगे, किस आर्टिकल में क्या क्या कहा गया। अभी फिलहाल हम राष्ट्रपति के फंक्शन को देखते हैं। भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो संघ की कार्यपालिका जो शक्ति होती है, संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ मतलब आप सेंटर की बात कर रहे हैं, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति स्वयं इसका प्रतिनिधित्व करे या फिर अपने द्वारा किसी व्यक्ति को नियुक्त कर दे जो इस पर वो काम करता है। अब देखते हैं कि वह कौन सा व्यक्ति है जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो सकता है। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन सा व्यक्ति हो सकता है? ऐसा तो है नहीं कि हर व्यक्ति, जैसे मान लो गांव के प्रधानी का चुनाव है, तुम्हारा भी मन कर रहा है, फट से गए अब पर्चा दाखिला करके चले आए प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए। तो ऐसा तो है नहीं कि राष्ट्रपति के चुनाव में तो फिर वो क्या क्राइटेरिया है जो फुलफिल करनी पड़ती है कि जिससे आप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने। तो पहली बात यह है कि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के लिए आप, वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो
पागल दिवालिया ना हो, पागल दिवालिया ना हो, और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने जा रहा है वह पहली बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यानी वह व्यक्ति लोकसभा में इलेक्ट होकर के पहुंचने की काबिलियत को रखता हो। किसी ऐरे गैरे व्यक्ति को पकड़ करके राष्ट्रपति नहीं बना दिया जाता है। अब ये तो हो गया क्राइटेरिया जिसको आपको फुलफिल करना है। अब आप कहेंगे सर हम भारत के नागरिक भी हैं, पागल भी नहीं हैं, और भगवान का दिया हुआ पैसा वैसा भी है, दिवालिया भी नहीं है। ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता, तो साहब जब हम चुनाव लड़ेंगे तो लोकसभा के सदस्य बनने का तो खुद हो जाएगा, हमारे पास बोरा बोरा भर के रुपया आता है, बांट देंगे और हम जीत जाएंगे, सांसद बन जाएंगे। तो योग्यता भी रखते हैं, उसमें भी कोताही नहीं है। तो कहा हम राष्ट्रपति के लिए फार्म भर दें? हम कहेंगे भर दो, लेकिन थोड़ी बातें और सुन लो। राष्ट्रपति पद के लिए फॉर्म वही व्यक्ति भरेगा, यानी कि जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो 50 प्रस्तावकों की जरूरत पड़ेगी आपको, 50 प्रस्तावक। अब कहेंगे ये 50 प्रस्तावक कौन होते हैं? तो भैया अगर आप राष्ट्रपति बनने जा रहे हो, अब 50 तो सांसद और विधायकों आपको नहीं जानते हैं, तो फिर क्या मतलब है राष्ट्रपति बनने का? तो कम से कम 50 सांसद विधायक जो हैं वो आपके प्रस्तावक हो। मतलब प्रस्तावक मतलब ये हो गया कि हाथ उठा के कहें कि हाँ फलाने भैया राष्ट्रपति बनेंगे, इन्हीं को राष्ट्रपति बनाना है, हम इनके साथ हैं। ठीक है, अब 50 ठो अनुमोदक चाहिए। मतलब ये कि 50 ठोरा कहेगा कि भैया को नाम डाला जाए, ये राष्ट्रपति बनेंगे। अब 50 ठोरा एकदम फट से ताली बजाएगा पीछे से, हाँ ठीक भैया को एकदम लड़ा दो, एकदम चुनाव लड़ा दो। ठीक है, तो यानी कि कुल मिला करके 100 व्यक्तियों की जरूरत है। 100 ठो सांसद विधायक जो हैं आपके पक्ष में होने चाहिए। 100 गो रहेंगे तब जाकर के फॉर्म फिलअप करोगे। और दूसरी मजे की बात बताएं, ये जो 100 ठौरा तुमको चढ़ा देगा ना कि तुम लड़ो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ो, हम तुम्हारे साथ, एकदम ताली वाली बजा देगा, वो आपको वोट देने के लिए बाध्य नहीं है। उसका मन करेगा आखिरी तक तो वोट देगा, और नहीं मन करेगा तो जाके विपक्ष को दे देगा। ठीक है, तो ये 100 ठौरा जो तुम्हारे प्रस्तावक और अनुमोदक हैं, ये 100% तुम्हारे वोटर हैं, इसकी गारंटी नहीं है। तो आप देखो, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया ना हो, लोकसभा की सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। अगर आपके पास इतने हैं तो इस बार फॉर्म भर देना। ठीक है, अब पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किस प्रकार का चुनाव है, प्रत्यक्ष चुनाव है कि अप्रत्यक्ष चुनाव है? प्रत्यक्ष क्या होता है और अप्रत्यक्ष क्या होता है? तो प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जिसमें हम खुद वोट डालते हैं, वह होता है प्रत्यक्ष चुनाव। जैसे हम सांसद चुनते हैं, हम विधायक चुनते हैं, हम ग्राम प्रधान चुनते हैं, ये सब जो वोटिंग होती है डायरेक्ट वोटिंग, यानी इसमें जनता इन्वॉल्व होती है। जबकि राष्ट्रपति का चुनाव कैसा चुनाव है? अप्रत्यक्ष चुनाव है। अप्रत्यक्ष का मतलब ये हो गया कि राष्ट्रपति को हम नहीं चुनते हैं, हमारे द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो राष्ट्रपति को चुनते हैं। और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होता है, एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होता है। ठीक, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कैसा चुनाव है? अप्रत्यक्ष चुनाव है, इनडायरेक्ट चुनाव है। ठीक है, डायरेक्ट हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इनडायरेक्ट चुनाव है, एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा हम इनका चुनाव करते हैं। अब बात आती है कि इनके इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से लोग हैं, मतलब कि इनको वोट कौन देगा। अभी तक तो बात इतना समझ में आ गई कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता है, ठीक है, लेकिन
इनको वोट कौन देगा? आपने कहा कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, अब जनता तो इसमें भाग लेगी नहीं, तो जनता भाग नहीं लेगी तो कौन वो व्यक्ति है जो इनको चुन करके और राष्ट्रपति बनाएगा? तो आइए देखते हैं। लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस सभी विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य। ठीक, यानी कि जो इनका इलेक्टोरल कॉलेज है, जो इनका वोट बैंक है, वो कौन है? लोकसभा, राज्यसभा, सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। सभी विधानसभाओं कहने का मतलब ये है कि जो 28 राज्य हैं हमारे, 28 राज्य की 28 विधानसभा, 28 विधानसभाओं के जितने विधायक हैं, कैसे विधायक? निर्वाचित विधायक, प्लस दिल्ली और पुडुचेरी 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं। अब आप कहेंगे सर दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश ही क्यों? केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या तो 8 है, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश के लोग इसमें शामिल क्यों नहीं होते हैं? तो केवल और केवल दिल्ली और पुडुचेरी 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी अपनी विधानसभा है, इसलिए दिल्ली और पुडुचेरी को इसमें शामिल किया गया है। तो आप देख लीजिए, लोकसभा, राज्यसभा प्लस सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली और पुडुचेरी, इतने जितने भी मेंबर्स आते हैं इसके सभी निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। निर्वाचित सदस्य का मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जो जनता के द्वारा चुन करके गया है। तो आप कहेंगे कि तो सर क्या ऐसा भी कोई है क्या जो बिना जनता के द्वारा चुना गया हो? जी हाँ, ऐसा भी है। जैसे हम लोकसभा और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 12 ऐसे व्यक्ति होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा डायरेक्ट मनोनीत कर लिए जाते हैं। मनोनीत मतलब ही कि राष्ट्रपति की नज़र में वह किसी एक विशेष क्षेत्र में पारंगत व्यक्ति है, उसको सीधे बिना इलेक्शन लड़वाए उसको सीधे राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं? चुन लेते हैं, उसको सीधे सांसद बना दिया जाता है। ऐसे ही लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय, ठीक है, 2 आंग्ल भारतीयों को चुनने का अधिकार राष्ट्रपति को था, लेकिन 104 नंबर का संविधान संशोधन करके ये आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति को समाप्त कर दिया गया। अब ये 2 लोग यहाँ इलेक्ट नहीं होते हैं। ऐसे विधानसभाओं में भी राज्यपाल को यह अधिकार होता है कि एक व्यक्ति को वो मनोनीत कर सकता है। तो जो मनोनीत किए हुए व्यक्ति हैं, जो जनता के द्वारा चुने नहीं गए हैं, जो मनोनीत किए हुए व्यक्ति हैं, वही व्यक्ति इस इलेक्शन में भाग नहीं लेगा। ठीक है, वो व्यक्ति इस इलेक्शन में भाग नहीं लेगा, इस इलेक्शन में भाग लेने से वो बाहर रहेगा। तो लेगा कौन? तो सभी निर्वाचित सदस्य, जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं वही इनके इलेक्टोरल कॉलेज में भाग लेते हैं, बाकी नहीं लेते हैं। जैसे लोकसभा की बात करें तो कुल 545 टोटल सीटें 552 है, 545 पर चुनाव होता है। राज्यसभा 245, ठीक है, 250 के आसपास सीटें हैं, 250 पे 45 पे चुनाव होता है। कुछ सीटें रिजर्व रखी जाती है ताकि जब सीटें बढ़ाई जाएं तो एकदम से यहाँ पे समस्या ना आए। ठीक है, तो ये कुछ सीटें रिजर्व रखी जाती है कि कहीं जरूरत पड़ गई तो वहाँ सीटों को बढ़ाया जा सकता है। ठीक, तो ये राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज हो गया। मतलब ये लोग हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं और ये सीधे तौर पर ये कहते हैं कि हम जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे द्वारा चुने गए व्यक्ति हैं, तो हमारे द्वारा चुना गया व्यक्ति हमारे लिए राष्ट्रपति का चुनाव करता है। ठीक, तो ये हो गए राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज हमने देख लिया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया। राष्ट्रपति का जो शपथ होता है वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
न्यायाधीश के द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वह राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाता है। जिस दिन से ये शपथ ग्रहण करते हैं उस दिन से 5 वर्ष तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। हालांकि इस बीच में अगर इनकी मृत्यु हो गई या फिर इन्होंने संविधान के अनुसार काम नहीं किया तो आर्टिकल नंबर 61 के तहत इनके ऊपर महाभियोग लगा दिया जाता है। महाभियोग, ठीक है। महाभियोग वो शब्द होता है जो इनको 5 वर्ष के पहले इनके पद से इनको पदच्युत कर सकता है। जैसे महाभियोग लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के पटल पे आएगा, दोनों जगह से पारित करवाया जाता है और राष्ट्रपति को इसकी सूचना 14 दिन पहले दे दी जाती है। अगर दोनों पटल पे पारित हो गया तो राष्ट्रपति जो हैं उसी दिन अपना पद से त्याग पत्र दे देंगे। अनुच्छेद 61 के तहत हम लोगों ने देखा कि महाभियोग लगाया गया। महाभियोग के पारित होने पर राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र दे देना पड़ता है। अगर राष्ट्रपति महोदय 5 साल के लिए, मैंने बताया था अभी आपको कि शपथ ग्रहण करने से 5 वर्ष तक, जिस दिन शपथ ग्रहण करते हैं उस तारीख से लेकर के 5 वर्ष का जो समय होता है ये राष्ट्रपति महोदय का पदावधि है। मतलब इतने समय तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। लेकिन इस बीच अगर इनकी मृत्यु हो जाए या इनके ऊपर महाभियोग लगा दिया जाए तो इनका पद खाली हो जाता है। इनका पद कभी भी खाली नहीं रह सकता है। तो जब ये अपने पद से हट जाते हैं तो उपराष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। अगर सपोज दैट उस समय उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो फिर कौन राष्ट्रपति का कार्यकाल निभाएगा? तो मुख्य न्यायाधीश जो होगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो होगा वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो ये जो था वो राष्ट्रपति का क्रोनोलॉजी हो गया कि अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो कौन कौन व्यक्ति है जो राष्ट्रपति पद पे काम करेगा। जैसे अगर राष्ट्रपति पद का किसी भी कारण से पद रिक्त हो गया है तो ये लोग तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, लेकिन 6 महीने के अंदर जो है उसको चुनाव करवा करके दोबारा से इलेक्शन करवा करके उस पद को फुलफिल कर लिया जाएगा, उस पद को भर लिया जाएगा। ठीक, ये रहे राष्ट्रपति महोदय के। आर्टिकल नंबर 72, एक आर्टिकल आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 72 जिसमें कहा गया है क्षमादान की शक्तियाँ। क्षमादान, आप लोगों ने बहुत सारे न्यूज़ वगैरह पढ़े होंगे, देखे होंगे। जैसे एक अभी काफ़ी हाईलाइटेड केस था निर्भया कांड जो दिल्ली में हुआ था। उसके दोषियों को राष्ट्रपति के पास क्षमादान करने के लिए उन्होंने अपनी याचिका डाली थी। तो राष्ट्रपति महोदय को आर्टिकल नंबर 72 के तहत क्षमादान करने की शक्ति है। इसमें ये मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकते हैं। ठीक है, मृत्यु दंड को भी ये क्षमा कर सकते हैं। क्षमा को कम कर देना, क्षमा को मतलब दंड को समाप्त कर देना, पूर्णतः समाप्त कर देना, दंड की प्रकृति को बदल देना। ठीक है, ये सब काम राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं आर्टिकल नंबर 72 के तहत। ठीक, राष्ट्रपति महोदय से और जैसे आर्टिकल नंबर 108 में उल्लेखित है कि अगर लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी बात को लेकर के गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, जैसे कोई विधेयक रखा गया, कोई विधेयक, कहने का तात्पर्य है कि विधेयक जो होते हैं वो साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक, 3 प्रकार के विधेयक होते हैं, जिसमें से इन दोनों पर राज्यसभा को नाम मात्र की शक्ति प्राप्त है। साधारण विधेयक ही है जिस पे राष्ट्रपति महोदय 108 का प्रयोग करके संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। संयुक्त अधिवेशन का मतलब यह है कि जैसे कोई विधेयक आया, लोकसभा के पटल पे पारित हो गया, राज्यसभा में गया, राज्यसभा ना तो उसको पारित कर रही है और ना ही उसका कारण बता करके उसको वापस भेज रही है, बस अपने पास रख लिए। दोनों पटल में क्या हुआ कि गतिरोध उत्पन्न हो गया। उस गतिरोध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति महोदय 108 का प्रयोग करके दोनों सदनों को एक जगह बिठा देंगे, एक जगह बिठा करके उस पर बहस करवा देंगे। और जब एक जगह बैठेंगे ये लोग तो अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता करेगा जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है,
जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा वही संयुक्त अधिवेशन का भी अध्यक्ष होता है। तो संयुक्त अधिवेशन बुला लिया गया, दोनों की बहस करवा ली जाती है, वोटिंग करवा ली जाती है और उस विधेयक को पारित कर दिया जाता है। तो ये हो गया इनके 108 का प्रयोग। उसके बाद आर्टिकल नंबर 111 का प्रयोग राष्ट्रपति महोदय करते हैं। वीटो शक्ति दी गई है। वीटो क्या होता है? वीटो का मतलब होता है कि रोक देना। कोई काम चल रहा है या कोई काम हो रहा है, उस पर अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये काम सही नहीं हो रहा है या इस काम में कुछ और चेंजेस करने चाहिए तो वीटो कर दो, काम को रोक दो। रोको प्रस्ताव होता है ये, ठीक है। वीटो शक्ति 111 के प्रति इनको 111 के तहत इन्हें वीटो शक्ति दी गई है। वीटो कितने प्रकार के? 3 प्रकार के वीटो दिए गए हैं। एक अत्यांतिक वीटो, दूसरा निलंबनकारी वीटो और तीसरा है जेबी वीटो, ठीक है। 3 प्रकार के वीटो ये लगा सकते हैं। जेबी वीटो कहने का तात्पर्य ये हो गया कि कोई विधेयक, जैसे मान लो कोई सा भी विधेयक कानून बनने के लिए राष्ट्रपति महोदय के पास गया और राष्ट्रपति महोदय ने उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, ना तो अत्यांतिक वीटो का प्रयोग किया और ना ही उसको निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करते हुए वापस भेजा, तो ऐसे में मान लिया जाता है कि राष्ट्रपति महोदय ने जेबी वीटो का प्रयोग कर लिया। मतलब ये है कि कोई विधेयक गया इनके पास कानून बनने के लिए, इन्होंने उठा करके जेब में डाल लिया। अब वो जेब में से कब बाहर निकलेगा इसका कोई प्रावधान नहीं है, वो निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है। तो जेबी वीटो का प्रयोग एक बार हुआ है, ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी वीटो का प्रयोग किया था डाकघर अधिनियम पर। डाकघर अधिनियम बनने के लिए आया था, जिस पर ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी वीटो का प्रयोग कर दिया था। फिर इनके शासन काल में वो डाकघर अधिनियम उनकी जेब से निकला ही नहीं। फिर जब ये पद से हट गए तो दोबारा जाकर के इसको पारित करवाया गया। तो अभी तक एक बार तो केवल जेबी वीटो का प्रयोग हुआ है, ज्ञानी जैल सिंह के शासनकाल में जेबी वीटो का प्रयोग किया गया है। इसी के तहत देखते हैं आर्टिकल नंबर 123। आर्टिकल नंबर 123 की बात करें हम तो ये कह रहा है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति। अध्यादेश क्या होता है? तो अध्यादेश, जैसे कोई भी कानून बनाने के लिए हमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 बॉडी होती हैं जहां से होकर जाना ही जाना होता है। जैसे सपोज करो कि महिलाओं के लिए कोई कानून बनाना हो हमें, तो हम क्या करेंगे, उस कानून को पहले लोकसभा के पटल पे रखा हमने, वहां से पारित करवाया, राज्यसभा में रखा, वहां से पारित करवाया, फिर फाइनली हम राष्ट्रपति के पास ले गए, वहां से सिग्नेचर करवाया हमने। सिग्नेचर होने के बाद वो कानून का रूप ले लेता है। लेकिन जब सदन सत्र में ना हो, सदन सत्र में ना होने का मतलब 1 साल में सदन की 2 बैठकें हो सकती हैं, मतलब 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो 1 साल में 2 बैठकें, सपोज करो कि बैठक खत्म हो गई हो, अब बैठक खत्म हुई, जैसे स्कूल की छुट्टी हो जाती है 2 महीने 1 महीने के लिए, तो लड़का सब क्या होता है, कहीं नानी के घर चला गया तो कहीं कहीं घूमने चला गया। वैसे सदन की भी छुट्टी होती है, सब जाते हैं सिंगापुर, मलेशिया, स्विट्जरलैंड छुट्टी मनाने, ठीक है। अब उसी बीच में कोई ज़रूरत पड़ गई कानून की, जैसे मान लो कि अभी मणिपुर में दंगा हो गया था, अब मणिपुर में दंगा हो गया था और संसद सत्र में थी ही नहीं, अब मणिपुर के लिए कोई विशेष ठोस कानून लाने की आवश्यकता पड़ गई। तो अब तो ऐसा है नहीं कि फ़ोन करोगे स्विट्जरलैंड, अरे तुम जल्दी आ जाओ, भाग के आ जाओ, वो कहेगा भाई तो हम कैसे आए, नहीं आएंगे, अभी छुट्टी चल रही है। तो ऐसे में राष्ट्रपति महोदय 123 का प्रयोग करते हुए एक अध्यादेश लाते हैं, मतलब एक कानून बनाते हैं, और वो कानून वैसे ही काम करता है जैसे लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित कोई विधेयक हो। तो राष्ट्रपति महोदय वो कानून ले आते हैं, उसको लागू किया जाता है। कब तक? क्वेश्चन ये बनता है कि कब तक वो लागू रहेगा। क्या अध्यादेश आ गया तो अब वो कानून बन गया? नहीं, अब जब दोबारा संसद सत्र में बैठेगी मतलब मान लो 6 महीने की छुट्टी बिता के सब आ गए, संसद में बैठ गए। अब संसद में बैठे तो सबसे पहली बात होगी कि ये अध्यादेश जो इन्होंने पारित किया था उस पर अब चर्चा होनी शुरू हो जाएगी। अगर सपोज करो कि मान लो कि भूल गए, सब नहीं चर्चा कर रहे हैं, तो नहीं चर्चा कर रहे हैं तो यह कुल 6 सप्ताह जिंदा रह सकता है। 6 सप्ताह, जो अगर संसद
सदन में आ गई है, यानी कि सदन चालू हो गया है। राष्ट्रपति महोदय जो 123 का प्रयोग करके अध्यादेश लाए हैं उस पर अगर चर्चा नहीं हो रही है तो वह अध्यादेश 6 सप्ताह जीवित रहेगा। ये 6 सप्ताह जिस दिन से सदन चालू हुआ है, जिस दिन से सदन की कार्यवाही चालू हुई है, उस दिन से 6 सप्ताह वेट किया जाएगा। 6 सप्ताह में अगर इसको पारित कर दिया गया, 6 सप्ताह में अगर इसको पारित कर दिया गया तब तो ये कानून का रूप लेगा, और नहीं पारित किया गया तो 6 सप्ताह बाद ये स्वतः समाप्त हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो अध्यादेश है वह कुल 7.5 महीने का शिशु होता है। ठीक है, अब 7.5 महीने का शिशु का मतलब ये 6 सप्ताह तो ये हो गया, यानी कि अगर आप काउंट करोगे तो 6 सप्ताह में कितने दिन, 42 दिन तो ये हो गए। और 6 महीने बाद ना बैठी है सदन, 6 महीने बाद बैठी है तो सब जोड़ लोगे तो 7.5 महीने जो अध्यादेश होता है, राष्ट्रपति के द्वारा लाया गया जो अध्यादेश होता है वह 7.5 महीने का शिशु कहा जाता है। अब अगली पावर राष्ट्रपति महोदय की, तो राष्ट्रपति महोदय की होल्ड कर दीजिए। आर्टिकल नंबर 143 के तहत राष्ट्रपति महोदय को सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशवरा करने का अधिकार है। यानी कि राष्ट्रपति महोदय को लगता है कि कोई विषय है उस पर हमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसके न्यायाधीशों से या मुख्य न्यायाधीश से कुछ सलाह मशवरा करना है हमको, तो वो कर सकते हैं। लेकिन वो मुख्य न्यायाधीश क्या सलाह इनको देते हैं यह मानने के लिए राष्ट्रपति महोदय बाध्य नहीं है। मतलब मन करेगा तो मानेंगे और नहीं मन करेगा तो नहीं मानेंगे। ठीक है, तो फ्री है, 143 के अनुसार वो ले लेते हैं। राष्ट्रपति महोदय की कुछ आपातकालीन शक्तियां हैं। आपातकालीन का मतलब आपातकालीन शक्तियां, जैसे इसमें 3 बात करते हैं। 352 यानी आर्टिकल नंबर 352, 356 और 360, ये 3 इमरजेंसी पावर है राष्ट्रपति के पास। 352 का प्रयोग तब होता है जब सशस्त्र विद्रोह हो जाए हमारे यहाँ, जब आंतरिक अशांति शब्द पहले जोड़ा गया था। अभी इस पे 352 पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। 352 इंदिरा गांधी सरकार में है, सरकार उनकी चल रही थी। उन्हें लगा कि जो 76 में चुनाव होने वाला है, यानी कि 1976 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसमें उन्हें लगा कि मैं इस बार चुनाव नहीं जीतूंगी। तो उन्होंने आनन फानन में क्या किया कि राष्ट्रपति महोदय से 352 का प्रयोग करवा दिया पूरे भारतवर्ष में। किस आधार पर? तो आंतरिक अशांति शब्द, आंतरिक अशांति। उन्होंने कहा कि देश में आंतरिक अशांति फैल गई, अशांति का माहौल हो गया है, ऐसे में इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवा सकते हम। तो इसके आधार पर 352 के आधार पर इन्होंने 75 में इमरजेंसी लगवा दी। 76 में चुनाव होना था, तो जब इमरजेंसी लग जाती है, 352 का प्रयोग हो जाता है, तो उस समय क्या होता है कि लोकसभा का जो कार्यकाल 5 वर्षों का होता है वो 1 साल बढ़ जाता है। तो कार्यकाल 1 साल बढ़ गया, यानी 76 में चुनाव होना था, 76 में चुनाव नहीं हुआ। अब चुनाव होगा 77 में। ठीक है, तो इंदिरा जी ने 352 का जो प्रयोग करवाया था वो आंतरिक अशांति के आधार पर करवाया था। फिर जब 77 में चुनाव होता है, इंदिरा जी की सरकार गिर जाती है, जनता दल की सरकार आती है। तो जैसे ही जनता दल की सरकार बनती है, वो पहला काम करते हैं कि ये जो आंतरिक अशांति शब्द है ना, इसको हटा देते हैं। संविधान में 44 नंबर का संविधान संशोधन करके आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया। बोला आंतरिक अशांति शब्द पे इमरजेंसी नहीं लगेगी, तब किस पे लगेगी? इसकी जगह नया शब्द जोड़ा, सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह, यानी कि सशस्त्र विद्रोह कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी मान लो कि सब लोग अपने घर से तलवार, बंदूक, लाठी, डंडा लेके सड़क पे निकल जाए। ठीक है, एकदम सड़क पे मारा मारी होना शुरू हो जाए, उसको सशस्त्र विद्रोह कहते हैं। ठीक है, तो आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। और अब जब प्रयोग होगा तो 352 के तहत सशस्त्र विद्रोह, यानी कि आंतरिक माहौल में, यानी कि अपने देश में अगर सशस्त्र विद्रोह हो गया तो 352 का प्रयोग किया जा सकता है। और 352 का प्रयोग कहाँ होता है? बाह्य युद्ध हो जाए, बाह्य
आक्रमण हो जाए हमारे ऊपर, पाकिस्तान अटैक कर दे, चाइना अटैक कर दे, ठीक है। तो जब इस तरह का माहौल क्रिएट होता है तब भी 352 का प्रयोग किया जाता है। जब देश में या किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में आर्टिकल नंबर 352 का प्रयोग हो जाता है तो उस समय जो हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट है यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, आर्टिकल नंबर 19 जो स्वतंत्रता का अधिकार देता है, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, ये स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यानी कि जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है आर्टिकल नंबर 19 के तहत, उसमें से कोई भी चीज आपको नहीं मिलेगी। यानी कि जैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म हो जाएगी, भाषण नहीं कर पाएंगे आप, कहीं घूम फिर नहीं पाएंगे आप, कहीं पर निवास स्थान नहीं बना पाएंगे, वैध कारोबार अपनाना, इन सब चीज़ों के लिए वहाँ प्रतिबंधित कर दिया जाएगा आपको। सीधे सीधे समझ लीजिए कि वहां पर एक तरह से फौजी कानून लागू हो जाता है, मार्शल लॉ लागू कर दिया जाएगा। उस क्षेत्र में आपके सारे राइट्स खत्म कर दिए जाएंगे, केवल आर्टिकल नंबर 20 और 21 को छोड़ करके, ठीक है। जीवन जीने का अधिकार आपको हर कंडीशन में है, कंडीशन कितनी भी बद से बदतर हो, जीना है आपको, मरने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो चाहे इमरजेंसी लगी रहे, चाहे कुछ लगा रहे, जीना तो है आपको, ठीक है। चाहे पानी पी के जियो, चाहे हवा पी के जियो, जीना है, मरना नहीं है, ठीक है। मरने का विचार आएगा तो सरकार टांग ले जाएगी, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आर्टिकल नंबर 356 का प्रयोग राष्ट्रपति महोदय करते हैं राज्यपाल के सलाह पर, ठीक है, राज्यपाल के सलाह पर। राज्यपाल कहाँ होता है? तो स्टेट जो राज्य होते हैं वहां पर एक राज्यपाल बैठाया जाता है, और राज्यपाल बैठाया जाता है, ये राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। ये सारा काम राष्ट्रपति के अनुसार करते हैं। राज्यपाल महोदय उस राज्य में बैठे हैं, वो देख लिए कि यहाँ तो संवैधानिक तंत्र एकदम विफल हो गया। मतलब विफल होने का मतलब, जैसे मान लो हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। अब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, अब राज्यपाल महोदय को लग जाए कि संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, मतलब ही कि जहाँ मन हो रहा वहीं बुलडोजर भिड़ा दे रहे हैं खटसना से, जिसका मन हो रहा उसका घर उलट दे रहे हैं, ठीक है। तो इनको लग जाए कि नहीं, ये तो मतलब संविधान के अनुसार काम ही नहीं कर रहे हैं, ये संविधान के इतर जा करके काम कर रहे हैं। तो ये राष्ट्रपति महोदय को चिट्ठी लिखेंगे, कहेंगे मान्यवर, ये जो उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, एकदम पगलैठा काम कर रहे हैं, पगला गए हैं, दिमाग उमाग काम नहीं कर रहा है, सारा काम संविधान के इतर जा करके कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा? राष्ट्रपति महोदय चिट्ठी को पढ़ेंगे, फिर उस पर वेरिफिकेशन अपना भेजेंगे कि राज्यपाल सही कह रहा है कि झूठा दुश्मनी निकाल रहा है, ठीक है। उस पर एक कमेटी गठित करके एक मंडल आएगा जो निरीक्षण करेगा, बोलेगा हाँ साहब यहाँ तो सब मामला गड़बड़िया गया है, एकदम लगा दिया बुलडोजर, सब उखाड़ के फेंक रहा है, पगलिया गया है, ठीक है। तो उसके बाद राष्ट्रपति महोदय आर्टिकल नंबर 356 का प्रयोग कर देंगे खट से, और यहां लग जाएगा राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन लगते ही जो विधायक की जो शक्तियां, जो विधानसभा की पावर, जो राज्य सूची का विषय दिया गया है, वो सब निकल करके चला जाएगा सेंटर में, यानी सब चला जाएगा राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति महोदय या तो खुद यहां शासन करें या तो अपना कोई प्रतिनिधित्व, जैसे राज्यपाल को यहां रखे ही है अपना प्रतिनिधि बना करके, तो राज्यपाल से कह देंगे चल तुम अब शासन करो, तब तक जब तक नई विधानसभा का गठन नहीं हो जाएगा तब तक। तो आर्टिकल नंबर 356 का प्रयोग राष्ट्रपति महोदय करते हैं राज्यपाल की सलाह पे, ठीक है। तो इसको कहते हैं राष्ट्रपति शासन लग गया है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग गया। जैसे इस समय बेस्ट एग्जांपल आप जम्मू कश्मीर का देख सकते हैं कि वहां राष्ट्रपति शासन चल रहा था, अभी उसको यूनियन टेरिटरी के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा अभी उसको नहीं दिया गया है। आर्टिकल नंबर 360 वित्तीय आपातकाल, ठीक, वित्तीय आपातकाल, यानी कि देश को लग जाए कि अब हमारे पास पैसा नहीं बचा है, सब पैसा खत्म हो गया, तो सरकार पैसा जुटाने का एन केन प्रकारेण काम करेगी। जैसे जितने पदाधिकारी हैं सबका वेतन रोक दिया जाएगा, पैसा काट लिया जाएगा, आपके बैंक में आपका पैसा खट से सारा बैंक ब्लॉक कर दिया जाएगा। एटीएम लेके जाओ, खटाखट उसमें एटीएम लगाओ, बैंक में जाओ, पासबुक प्रिंट कराओ, पासबुक प्रिंट कराओगे दिखाएगा 2,50,000, और जब जाके 10,000 एंट्री मारोगे तो कहेगा पैसा नहीं तुम्हारे खाते में, जा। सारा पैसा कहाँ चला गया? सारा पैसा देश हित में चला गया, क्योंकि देश सबसे पहले होता है। तो देश के पास पैसा, फंड की कमी हो गई तो फंड जुटाने के लिए कुछ भी करेगा, ठीक है। वो एन केन प्रकारेण चाहे जैसे वो फंड जुटाएगा। तो अभी खुशी की बात यह है कि हमारे यहाँ वित्तीय आपातकाल आज तक लगा नहीं। काहे लिए नहीं लगा? हम लोग बहुत पैसा वाले हैं, ठीक है, खूब पैसा हमारे पास है, इसलिए नहीं लगा, ठीक है। हाँ, एकदम पैसा भर भर के हमारे पास, ठीक।
ठीक, तो ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं 352, 356, 360, जिसकी वजह से इमरजेंसी में राष्ट्रपति महोदय इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये राष्ट्रपति महोदय से इतना ही फिलहाल के लिए, बाकी बाद में देखते हैं। अब देखते हैं कि जैसे राष्ट्रपति कौन व्यक्ति बन सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति बनने की क्राइटेरिया क्या है। जैसे आपका मन करता है कि इस बार हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया होती है जिसको फुलफिल करना होता है। जैसे पहली क्राइटेरिया हो गई कि भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, न हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और 50 प्रस्तावक प्लस 50 अनुमोदक होने चाहिए, तब वो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए योग्य होता है। राष्ट्रपति जैसे कोई व्यक्ति राज्यपाल है, कोई व्यक्ति विधायक है, सांसद है, ठीक है, वो किसी भी सदन का हिस्सा हो, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो राज्यसभा का हो, चाहे वो विधानसभा का हो, विधान परिषद का हो, राज्यपाल हो, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य है, यानी राष्ट्रपति का चुनाव वो लड़ सकता है। क्यों लड़ सकता है? क्योंकि वह देखो, जो लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा, विधान परिषद का मेंबर है, वो पहले इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, ठीक है, कि वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है। रखता क्या? वो खुद सांसद है, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो। वो विधानमंडल में अगर है तो चाहे वो विधान परिषद में हो चाहे विधानसभा में हो, विधायक तो है ही, तो वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। और 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता और उसको पड़ेगी, तो वो अपना कलेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो जो कोई राज्यपाल हो, उपराष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, उपराष्ट्रपति हो, या लोकसभा का मेंबर हो या राज्यसभा का मेंबर हो, ठीक है, तो ये सारे लोग राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में हो सकते हैं, ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक। लोकल गवर्नमेंट है, मान लो प्रधानी का चुनाव लड़ने गए, तो नहीं होता है कि आज जा रहे हैं फार्म भरने प्रधानी के चुनाव का, तो फार्म भर के सबमिट करते हैं, तो वहाँ कुछ पैसा जमा होता है, वहाँ कुछ पैसा जमा होता है, वो उस पैसे को कहा जाता है तुम्हारी जमानत राशि है। ये पैसा तुम्हारी जमानत राशि है। अगर तुम टोटल वोट का 1/6 नहीं पाए, छठवां हिस्सा नहीं मिला तुमको, तो जमानत तुम्हारी जब्त हो जाती है। तो ऐसे ही ये जमानत राशि सबके लिए होती है। तो राष्ट्रपति महोदय के लिए जमानत राशि रखी गई है 15,000 रुपए, जो आरबीआई के पास जमा करवाना पड़ता है। तो अगर आपको बहुमत नहीं मिली या आपने निर्धारित वोट से कम वोट पाया, तो आपकी जमानत क्या होगी? जब्त हो जाएगी। मतलब ये पैसा आपका वापस नहीं होगा। इसी को सब कहते हैं कि अरे इतना कम वोट पाया कि जमानतें जब्त हो गई, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है जमानत जब्त हो जाना। तो 15,000 रुपए जो होता है ये जमानत राशि के रूप में रखा जाता है आरबीआई के पास, ठीक है। राष्ट्रपति से ये पॉइंट्स थे आपके, इसको आप देखिए, याद करिए। बाकी आपकी क्लासें अब सुचारू रूप से चलती रहेंगी। आप एडमिशन ले लीजिए ताकि हम लोग प्रॉपरली अपनी क्लासेस स्टार्ट करें, ठीक है। क्योंकि समय कम है, लगभग 1 साल का समय है। 1 साल में हमको सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। जब आप लोग एडमिशन ले लेंगे तो हम लोग ऐप पे सीधे अपनी क्लासेस शुरू कर देंगे और बेहतरीन ढंग से आपको इन पॉइंट्सों को फिर एक बारी प्री प्लस मेंस की दृष्टि से पढ़ाया जाएगा और बहुत बेहतर तरीके से, एक क्रमबद्ध तरीके से आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, ठीक है। क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं ना। चला, क्रमबद्ध ज्ञान है। अगर क्रम से ज्ञान नहीं लोगे, कूद कूद के ज्ञान लोगे मेढक की तरह, तो मेढक बन के रह जाओगे। तो क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान लो, क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, ठीक। थैंक यू।